हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की सीरीज़, जिसमें हम यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये 50 क्वेश्चंस भी करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। और एग्जाम्स में मैंने जो ये क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, वो सारे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो विद एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ेंगे, हम चारों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस हमारी काफ़ी हद तक इस वीडियो में सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, रिविजन है, और एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे तो और भी ज़्यादा कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। टारगेट जेआरएफ, ऑब्वियसली बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका नेट क्लियर होगा लेकिन जेआरएफ के लिए वो एग्जाम दे रहे होंगे। बहुत से बच्चे होंगे जिनका नेट भी क्लियर नहीं हो रहा है, वो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ऐसे ही 10 यूनिट्स में कवर करूंगी। अभी आज हम यूनिट 1 पे वर्क करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। वीडियो को आप चाहें तो जितना से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी जिसमें आपको ये सारी यूनिट्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस की वजह से, मतलब जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को चेंज करती है तो उसकी वजह से हमारी बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या क्या इम्पैक्ट आता है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, किन चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। नीड फॉर चेंज, मतलब चेंज करने की एक नीड महसूस होने लग जाती है हमारे बिजनेसेस को, हमारी इंडस्ट्री को। कस्टमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। कहने का मतलब है कि ये तीनों ही पॉइंट्स जो हैं, इन तीनों ही पॉइंट्स के जो है ये इम्पैक्ट हैं हमारे बिजनेस एंड इंडस्ट्री में। मतलब हमारे बिजनेस एंड इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने की वजह से, चेंज की नीड महसूस होने लग जाती है, और ओबियसली हमारे कस्टमर्स जो हैं वो डिमांडिंग हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस जो है वो बहुत सारे इम्पैक्ट डालती है हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अब हम एक एक करके एक पॉइंट हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 आता है इंक्रीज कंपटीशन। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है तो इससे बिजनेस का कंपटीशन भी बढ़ता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पॉलिसी चेंजेस जो हमारे बैरियर्स टू एंट्री को रिमूव करती है, एनकरेज मार्केट लिबरलाइजेशन, फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी जब चेंज हुई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एंट्री के जो बैरियर्स थे वो हटा दिए, है ना, कि इंटरनेशनल मार्केटिंग करिए। गवर्नमेंट कह रही है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग करो, बैरियर्स हटा दो, ट्रेड हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जब ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा होगा, एंट्री पे कोई बैरियर नहीं होगा, तो कंपटीशन तो बढ़ना मामूली सी बात है ना। लिबरलाइजेशन को एनकरेज किया। लिबरलाइजेशन का मतलब पहले क्या होता था, बड़े सारे डॉक्यूमेंट, आपको कोई बिजनेस खोलना है तो आपको बहुत पेपर वर्क करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है बिजनेस करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करो। गवर्नमेंट लिबरल बन रही है, गवर्नमेंट आपको आज़ादी दे रही है, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि न्यू प्लेयर्स जो है वो इजीली मार्केट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज की वजह से कंपटीशन इंक्रीज होता है। नंबर 2, नीड फॉर चेंज। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑफन रिक्वायर बिजनेस टू अडॉप्ट एंड मेक चेंजेस टू कंप्लाई विद न्यू रेगुलेशंस। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट जो है नई नई पॉलिसीज़ लाती है तो हमारे जो बिजनेसेस हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको न्यू रेगुलेशंस कंप्लाई करने ही पड़ते हैं, ठीक है। और जो भी मॉडिफिकेशन है वो उनको करना ही पड़ता है, नई नई स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि पॉलिसी चेंज हुआ है इस वजह से। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से चेंज भी कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा अपने बिजनेस में। उसके बाद थर्ड हमारा जो पॉइंट था वो था डिमांडिंग कस्टमर्स। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो कस्टमर की प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशंस को भी इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पॉलिसी प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करती है, वो सेफ्टी रेगुलेशंस को प्रमोट करती है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रमोट करती है। तो इससे क्या होता है, हमारे कस्टमर की जो डिमांड है वो बनती है, शेप बनता है उसका। तो बिजनेस में नीड टू रिस्पॉन्ड टू दिस डिमांड बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट द रिक्वायरमेंट सेट बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे जो इंडस्ट्री है, हमारे जो बिजनेस है, उनको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, सर्विसेज बनानी पड़ेंगी। मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करने होंगे। तो इससे क्या होगा, डिमांडिंग कस्टमर। तो कहने का मतलब है कि इन सभी जो पॉइंट्स थे सभी इम्पैक्ट डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। एक होता है टैरिफ बैरियर, दूसरा होता है नॉन टैरिफ, ठीक है। टैरिफ मतलब होता है मेनली टैक्सेस, जो हम ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, वो टैरिफ होता है। बैरियर है एक तरीके से, आप टैक्स नहीं दोगे, आप ड्यूटी पे नहीं करोगे, दिक्कत आएगी आपको ट्रेडिंग में, है ना। तो टैरिफ एक बैरियर है। ज़्यादा टैरिफ होगा तो आपको दिक्कत होएगी इंटरनेशनल मार्केट में
एंटर लेने में, क्योंकि ज़्यादा चार्जेस, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट इज़ टैरिफ बैरियर। दूसरा बैरियर होता है नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ का मतलब होता है कि टैक्स के अलावा ऐसे कौन से बैरियर है, ठीक है। तो अब इन्होंने 4 हमें पॉइंट दिए हैं, तो हमें बताना है कि इसमें नॉन टैरिफ कौन सा है। नॉन टैरिफ टैक्स के अलावा। कोटा का मतलब होता है लिमिट सेट कर देना। सेकंड है कस्टम एंड एंट्री प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन, ये सब। रेट्स की जहाँ पे भी बात हो जाए समझ लो वो टैरिफ है, टैक्स से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, कंबाइंड रेट, ये हमारा नॉन टैरिफ है, बिकॉज ये टैरिफ बैरियर है। सेकंड क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो होगा कंबाइंड रेट्स। क्यों होगा? क्योंकि हम स्टडी करेंगे अभी। देखो मैंने बताया 2 तरीके के बैरियर होते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स बताए गए हमें। नंबर 1 है इम्पोर्ट कोटाज। इम्पोर्ट कोटाज का मतलब क्या होता है? ये हमारा नॉन टैरिफ बैरियर है। कोटा था ऑप्शन में, बिल्कुल था, तो वो नॉन टैरिफ है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बताना था कि जो नॉन टैरिफ बैरियर है, मतलब जो नहीं है, सॉरी, नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, हमें ये बताना था। तो वो था कंबाइंड रेट्स, क्योंकि वो टैरिफ बैरियर है, ठीक। तो अब नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इम्पोर्ट कोटाज। कोटा का मतलब होता है किसी चीज़ की आपने लिमिट सेट कर दी, ठीक है। किसी चीज़ की आपने लिमिट सेट कर दी। किस चीज़ की सेट करी? वैल्यू ऑफ गुड्स, क्वांटिटी की, जो आप किसी कंट्री में इंपोर्ट कराने वाले हैं। तो कोटाज क्या होता है? एक रिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन एंड लिमिट होती है कि भाई डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन प्रोडक्ट्स की कुछ लिमिट है, इससे ज़्यादा जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो अलाउ ही नहीं करेगी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को हमारी कंट्री में आने को। जैसे मान लो हमारे इंडिया में कहीं बाहर कंपनी से, किसी फॉरेन कंपनी से प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? कोटा सेट कर रखा है, इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा का मतलब लिमिट सेट करके कि इस क्वांटिटी से ज़्यादा आप इंडिया में इस चीज़ की सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो नॉन टैरिफ हो गया। उसके बाद इंपोर्ट लाइसेंस। गवर्नमेंट में रिक्वायर इंपोर्टर टू ऑब्टेन लाइसेंस और परमिट टू इंपोर्ट सर्टेन गुड्स। कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप लाइसेंस लो, आप परमिशन लो। ऐसे ही आप ये गुड्स हमारी कंट्री में इंपोर्ट नहीं कर सकते। उन फॉरेन कंपनीज जो इंपोर्टर्स हैं उनको बोलती है गवर्नमेंट कि आप पहले लाइसेंस लो, आप परमिशन लो। और दीज लाइसेंस कैन क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स एंड डिलेज इन द इंपोर्टेशन प्रोसेस। ऑब्वियसली इन लाइसेंस की वजह से हर्डल्स आती हैं, डिले होता है माल सप्लाई होने में। उसके बाद आता है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड की अगर हम बात करें, इसमें आपके सारे रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, रिक्वायरमेंट्स कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, ये सब चेक करी जाएगी। लेबलिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग चेक की जाएगी। जिससे क्या होगा कि हम, क्योंकि हमारी कंट्री ये चाहती है कि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रही है हमारे कंज्यूमर्स के लिए सेफ हो, ठीक है, सेफ्टी जरूरी है, ठीक है। तो एंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी, दे कैन ऑल्सो क्रिएट ऑब्स्टैकल्स फॉर फॉरेन एक्सपोर्टर हू नीड टू कंप्लाई विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रेगुलेशंस। ऑब्वियसली जो हमारे फॉरेन कंपनीज हैं जो हमारे यहाँ गुड्स इंपोर्ट कर रही हैं, है ना, तो उनके लिए एक कह सकते हैं कि डिफिकल्टी है, क्योंकि उनको डिफरेंट सेट ऑफ रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा जो हमारी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो दीज आर दी नॉन टैरिफ बैरियर्स। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा गया द डिफेंडर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट आउट दैट। मतलब जो सस्टेनेबिलिटी अप्रोच के डिफेंडर हैं वो कह रहे हैं CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं नंबर 1 हमारा पॉइंट है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट विद इन द बायोस्फीयर दैट सपोर्ट ऑल लाइफ। कहने का मतलब ये है कि हम CSR क्यों कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी जो अप्रोच है वो क्या कह रही है, क्या पॉइंट आउट कर रही है कि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या हमारे विद इन बायोस्फीयर है, जिसमें हम रह रहे हैं, विद इन हमारी लिमिट्स, जो जियोग्राफिकल लिमिट्स है हमारा बायोस्फीयर है, जो सभी लाइफ को सपोर्ट करे। मतलब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कह सकते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस, सभी लाइफ को सपोर्ट करें। नंबर 2 द सक्सेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी जज्ड ओनली अगेंस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा होता है कि किसी बिजनेस की सक्सेस को आप प्रॉफिटेबिलिटी के पैरामीटर पे जज करोगे सिर्फ, ऐसा तो नहीं होता। तो ये पॉइंट तो मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। नंबर 3 पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग एथिकल ड्यूटी टू कोज नो हार्म एंड ओनली अ प्राइम फेस ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म। देखो यहाँ पे बोला गया कि लोगों की एक स्ट्रॉन्ग एथिकल ड्यूटी है कि वो किसी को भी कोई हार्म ना पहुँचाएं। उनकी एकमात्र ड्यूटी है हार्म से प्रिवेंट करना, किसी भी नुकसान से लोगों को बचाना, कह सकते हैं। ओके, तो नंबर D है बिजनेस सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फुलफिल द इकोनॉमिक फंक्शन दे वर डिजाइन टू सर्व। क्या बिजनेस की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जिस चीज़ का वो बिजनेस कर रहे हैं बस वो वही करे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। E कस्टमर सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कस्टमर की सर्विस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें अब बताना है कि जो हमारे सस्टेनेबिलिटी अप्रोच के डिफेंडर हैं उन्होंने CSR को पॉइंट आउट करते हुए किन बातों को बताया है। तो ऑप्शंस आपको गिवन है A एंड B, B, C, D, A एंड C या फिर ओनली A। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सॉल्यूशन नंबर 4, यानी कि A ओनली, ठीक है। A ओनली का मतलब ये हमारा आंसर है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट विद इन अ बायोस्फीयर दैट सपोर्ट ऑल लाइफ। बिकॉज हमने B, C, D, E चारों पॉइंट्स पढ़े हैं। इन चारों पॉइंट्स को पॉइंट आउट नहीं किया गया, सिर्फ एक ही पॉइंट को पॉइंट आउट किया गया CSR को लेकर कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे विद इन बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है और वो सभी लाइफ को सपोर्ट करे, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देखो CSR से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, तो एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो डिफेंडर्स ऑफ द सस्टेनेबिलिटी अप्रोच क्या यही पॉइंट आउट करती है, तो हमने पढ़ी है। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो CSR इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल। CSR जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है जो हेल्प करता है कंपनी को कि वो सोशली अकाउंटेबल हो। क्योंकि एक बिजनेस क्या कर रहा है, एक बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है ना, यही करता है ना, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो उस बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सोसाइटी के प्रति उसको कुछ वेलफेयर सोसाइटी का करना ही चाहिए, राइट। तो CSR इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल जो एक कंपनी को हेल्प करता है कि वो सोशली अकाउंटेबल बने, खुद के लिए भी बने, स्टेक होल्डर्स जो उस कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी और पब्लिक के लिए भी, ठीक है। तो जब एक बिजनेस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रैक्टिस करता है, उसको परफॉर्म करता है, वो कहलाता है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। कंपनीज को कॉन्शियस होना चाहिए, कंपनीज कैन बी कॉन्शियस ऑफ द काइंड ऑफ इंपैक्ट दे आर हैविंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। तो कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी और हमारे एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही बिजनेस को अपनी सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेमा, जो बहुत ही ज़्यादा जो है काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया। फेमा
तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले हमसे पूछी जाती है हमेशा, तो इसकी फुल फॉर्म हमारी यही रहेगी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या रहेगी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या होता है ये, ठीक है। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हों, वो कौन रेगुलेट करता है? वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेरा, ये रेगुलेट करता है। अच्छा ठीक है, तो फेमा का क्या रोल है जी, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। बट एज द लिबरलाइजेशन अप्रोच इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में एक लिबरलाइजेशन अप्रोच आई। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार बोल रही है कि थोड़े से ना लिबरल बन जाओ। सरकार थोड़ी लिबरल बन गई है, सरकार चाहती है कि ज़्यादा ट्रेड हो, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड होगा तो ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो सरकार ने लिबरलाइजेशन अप्रोच अपनाई, थोड़ा सा फ्रीडम दिया, तो फेरा को रिप्लेस कर दिया गया। किसने फेरा को रिप्लेस किया? फेमा ने। मतलब पहले फेरा चलता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब क्या चलता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा जो है वो 1973 का एक्ट है और जो हमारा फेमा है वो 1999 का एक्ट है। गॉट इट? फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसमें क्या हुआ? दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? उन सभी एजेंसीज में अप्लाई होता है जो इंडिया के बाहर हैं, लेकिन उनका ओन एंड कंट्रोल जो है वो इंडिया के रेजिडेंट के पास है। मतलब कोई इंडिया का ही बंदा है, इंडिया का ही पर्सन है जो उस एजेंसी को क्या कर रहा है? ओन कर रहा है, या तो वो खुद की उसकी एजेंसी है या फिर उसको कंट्रोल कर रहा है। फेमा के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फेमा के ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को सरल बनाना, फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना एक डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डेवलपमेंट हो, मेंटेनेंस हो, इस चीज़ को प्रमोट करता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एंड ओनली ऑथराइज पर्सन इज परमिटेड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एज पर फेमा। कहने का मतलब ये है कि फॉरेन एक्सचेंज से अगर आपको डील करना है तो आपको अथॉरिटी किससे लेनी पड़ेगी? किसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे ऑथराइज पर्सन क्या हो सकता है? ऑथराइज पर्सन का मतलब होता है ऑथराइज डीलर, जिसको फेमा एज पर फेमा के अकॉर्डिंग ऑथराइज किया गया है, बताया गया है। मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जो रिजर्व बैंक ने ऑथराइज किया हो। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखो पहले था 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपको अच्छे से याद होगा, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो क्या प्रोवाइड करता है? तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, चारों के बारे में हमें पढ़ना है और हमें सही जवाब देना है। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की एस्टैब्लिशमेंट करी है? नंबर 2, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। हाँ, ये तो है ही कि भाई जो हमारा CCPC है यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, क्या वो नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है? बिल्कुल है। नंबर 3, इंट्रोड्यूस फिलिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अच्छा, कहने का मतलब है कि अगर हमारे कंज्यूमर को कुछ फाइल करवाना है, कुछ कंप्लेन करानी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो सकता है क्या? नंबर 4, ई कॉमर्स नॉट इंक्लूडेड विद इन द एम्बेड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या ई कॉमर्स इंक्लूडेड नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, तो हमें सही जवाब देना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 का मतलब क्या? हमारे कौन कौन से पॉइंट सही हैं कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में हमारा CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। नंबर 2, हमारा जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों ही लेवल पे काम करता है। नंबर 3 कि आप जो है फाइलिंग कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये जो नंबर 4 है ई कॉमर्स वाला, ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ई कॉमर्स को इंक्लूड ही ना करे। ई कॉमर्स का मतलब क्या? आजकल क्या चल रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन आपसे धोखाधड़ी हो और आप कुछ का कर पाओ? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वाला तो गलत है ही। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की अगर हम बात करें तो इसने हमारे 1986 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिप्लेस किया था। अच्छा, इसका क्या एम है? इसका एम है होलिस्टिक एंड स्ट्रिंजेंट इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ऑब्वियसली कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका ही एकमात्र कह सकते हैं उद्देश्य है। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। ऑब्वियसली कंज्यूमर डिस्प्यूट्स आते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का तो यही एक एम होना चाहिए कि कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स है उसको वो अच्छी तरीके से इफेक्टिवली सेटलमेंट करे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं न्यू एक्ट के? जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्वियसली इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसने एस्टैब्लिश करा, इसने प्रोडक्ट लायबिलिटी ऑप्शन लाया, इसने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिएशन सेंटर। मेडिएशन का मतलब है कि बीच बिचौला होता है ना, जो वो डिस्प्यूट्स में कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा हो गया तो बीच में ये काम करता है, तो इस तरीके से। उसके बाद फाइलिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसने इंट्रोड्यूस किया। इसने हायर पेनल्टीज इंपोज करी। पहले कम होती थी अमाउंट, पेनल्टी जो लगती थी कम होती थी अमाउंट, अब ज़्यादा होती है। ई कॉमर्स जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑप्शन में बताया गया था कि ई कॉमर्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ई कॉमर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है डैश कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एनवायरमेंट ही होगा ना, है ना। तो इसका आंसर हमारा इकोनॉमिक एनवायरमेंट है। थोड़ा सा इकोनॉमिक एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बिजनेस एनवायरमेंट हमने पढ़ा है, बिजनेस एनवायरमेंट माइक्रो मैक्रो एनवायरमेंट होता है, सबने पढ़ा है। उसमें एक हमारा आता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट, जो कि मैक्रो की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब ये है क्या? इकोनॉमिक कंडीशन। देखो, बिजनेस जो है वो डायरेक्टली इकोनॉमिक एनवायरमेंट से इंपैक्ट तो होता ही है। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस वर्ल्ड में, वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल, अपने एक्सपेंशन और अपने सक्सेस के लिए। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या करता है? हमारे पूरे इकोनॉमिक एनवायरमेंट को दर्शाता है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया, फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल हो गया, सब इसी के दायरे में आते हैं। तो इन एडिशन टू बीइंग मेजर कंपोनेंट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट, मनी सप्लाई, इकोनॉमिक फेसेस, ये सब लिखा हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, द सोशियो कल्चर एनवायरमेंट कंस्टिट्यूट डैश ऑफ द फॉर्म। जो हमारा सोशियो कल्चर एनवायरमेंट है वो किस कैटेगरी में आता है? माइक्रो में आता है। यस, सोशियो कल्चर एनवायरमेंट जो है वो मैक्रो एनवायरमेंट की कैटेगरी में आता है। चलिए बात करेंगे इसके बारे में।
सबसे पहले देखो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होता क्या है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट refers to any societal context that directly or indirectly influence the business development and functioning। देखो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस के डेवलपमेंट और बिजनेस की फंक्शनिंग को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। इट इज मेड अप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, क्लास डिविजन्स, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, सोशल बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती है वो सब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आती है। हमारे कल्चर से रिलेटेड सारी चीजें इसमें आती हैं, राइट। क्योंकि देखो हम जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर होता है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर हम हरियाणा से हैं तो हमारा कल्चर हरियाणवी होगा, अगर हम साउथ इंडियन है तो हम साउथ इंडियन हमारा कल्चर होगा। तो कल्चर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, उस हिसाब से लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, राइट। बिजनेस पे इंपैक्ट डालता है। मैक्रो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट जो है मैक्रो एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आता है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स आर द एक्सटर्नल प्रेशर। देखो दो तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब है जो विदिन हमारे बिजनेस में होता है, जो हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारी एनवायरनमेंट होता है वो इंटरनल कह सकते हैं, उसको माइक्रो कह सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल और माइक्रो होता है ना वो एक बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो मैक्रो होता है उसको एक बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, वो एक बिजनेस के हाथ में नहीं होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है ये। इसीलिए सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो है वो मैक्रो एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आता है। गॉट इट। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि मैक्रो एनवायरनमेंट की कैटेगरी में क्या आता है, इकोनॉमिक भी आता है, सोशियो भी आता है, सोशल एंड कल्चरल भी आता है, पॉलिटिकल लीगल भी आता है, टेक्नोलॉजिकल भी आता है, डेमोग्राफिक भी आता है, नेचुरल एनवायरनमेंट भी आता है। ये सब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट वाले सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। कि भाई ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है और इनके बिजनेस में इनका इन एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कोई पॉलिटिकल कोई लीगल चेंज आ गया है ना तो हमारे बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारे बिजनेस को भी अडॉप्ट करनी पड़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं। नेचुरल भी था इसमें, एक नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या फायदा है? ज़्यादा टर्नओवर मतलब ज़्यादा सेल होगी क्या, ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्या, इजीली लोन्स मिलेंगे क्या, या फिर बेटर स्ट्रेटेजिक प्लान होगा। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटर स्ट्रेटेजिक प्लान। क्यों? सबसे पहले देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है ये हम लोगों को पता होना चाहिए, उसी के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है ना। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, पढ़ेंगे। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस बाय व्हिच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको फॉलो करने होते हैं ना। ऐसे ही कंपनीज में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब यही है कि हमारी कंपनीज में क्या होता है, रूल्स और प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे कि हमारी कंपनी डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड होती है। देखो हर जगह जो है कुछ ना कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, ऐसे कंपनीज में भी सेम रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो एक कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, कंपनी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो ही रही है, यानी कि तो इसके क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले यही बोला गया जो हमारे ऑप्शन में गिवन था कि बेटर स्ट्रेटेजिक प्लान, कि अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो बेटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, ये बेनिफिट है इसका। एनहांस्ड डिसीजन मेकिंग बोला गया सबसे पहले कि अगर आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है तो इससे आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी अच्छा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, अकाउंटेबल होता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व होता है। तभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग भी अच्छे होते हैं, ठीक। और अगर आपके डिसीजंस अच्छे होंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से, इससे क्या होगा कि स्ट्रैटेजिक एरर्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होगी, राइट, क्योंकि आपने एक अच्छे डिसीजंस लिए हैं। इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी, एक अच्छी रूल्स रेगुलेशंस अगर कंपनीज में फॉलो किए जाएंगे तो इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंट रहता है। और जब एक इन्वेस्टर को पता चलता है कि भाई ये कंपनी जो है वो अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती है, सही से काम करती है, तो हर इन्वेस्टर उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उन्होंने बात की, लॉन्ग टर्म फोकस एक और पॉइंट इन्होंने लिया, लॉन्ग टर्म फोकस। तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इफेक्टिव है तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा रेदर देन शॉर्ट टर्म। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस को भी प्रमोट करती है और कंपनीज अपने प्लान्स अपनी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर पाए लॉन्ग टर्म में, इस चीज़ को इंश्योर करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो बेटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑन द अदर हैंड इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, कि भाई इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यही रिजल्ट है कि इससे आपकी बेटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनती है और इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और रिस्क मैनेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, the state commission and the national commission rules 21, a complaint can be filed in the district commissions if the value of the claim is up to। अब देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना ये 3 लेवल पे होता है। पहला लेवल होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, कि भाई अगर कंज्यूमर को किसी जो है उनके साथ कोई गलत चीज़ हुई है, कंज्यूमर के साथ कुछ उनके साथ धोखाधड़ी हुई है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद भी अगर उनको न्याय ना मिला तो फिर वो आगे स्टेट नेशनल में भी जा सकते हैं। और ये ना अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि भाई कितनी अमाउंट का धोखा हुआ है उस कंज्यूमर के साथ तो वो किस लेवल तक जा सकता है। तो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में, कि अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास अगर कंज्यूमर जाता है तो कितने अमाउंट की कंप्लेन मतलब जो है फाइल की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, अप टू मतलब कहाँ तक। तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 10 लाख। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 50 लाख है, कि भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन को अगर आपने कंप्लेन फाइल करनी है और अगर आपका 50 लाख तक का नुकसान हुआ है कंज्यूमर का तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन तक अप्रोच कर सकता है। अब तीनों के बारे में पता होना जरूरी है कि कितनी अमाउंट तक का धोखा हुआ है कंज्यूमर के साथ तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हर बार पूछा जा सकता है, अगर डिस्ट्रिक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है तो स्टेट और नेशनल का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, रूल्स 21 इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसीडरेशन डज नॉट एक्सीड 50 लाख। मतलब 50 लाख तक की कंप्लेन, अगर 50 लाख तक की गुड्स की वैल्यू है और उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन आई है तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैंडल करेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा आता है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन कह रहा है कि 50 लाख से ऊपर लेकिन 2 करोड़ तक, 50 लाख से 2 करोड़ तक स्टेट कमीशन देखेगा। और नेशनल कमीशन कह रहा है कि 2 करोड़ से ऊपर तक के गुड्स एंड सर्विसेज की अगर वैल्यू है और वहाँ पे अगर कोई कंप्लेन आती है तो नेशनल कमीशन उस केस को हैंडल करेगा। व्हाट इट। तो याद रखेंगे 50 लाख तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएंगे और 50 लाख से ऊपर लेकिन 2 करोड़ तक स्टेट कमीशन तक, लेकिन अगर एक्सीड 2 करोड़ है मतलब 2 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल कमीशन के पास जाएंगे, ठीक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमसे पूछा गया कंज्यूमरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू कंज्यूमरिज्म, कि भाई कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो एक एक करके पढ़ेंगे ये चारों स्टेटमेंट, हमें बताना है कि जो नहीं है, ठीक है।
नंबर 1, कंज्यूमरिज्म इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस टू गारंटी एंड इंश्योर कंज्यूमर लेजिटिमेट राइट्स। कहने का मतलब है कि कंज्यूमरिज्म एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो बताता है, जो एक बिजनेस को गारंटी देता है, कंज्यूमर को इंश्योर करता है उसके राइट्स के बारे में। नंबर 2, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलोन। ऐसा होता है क्या कि गवर्नमेंट पार्टी नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का? अभी से पहले वाला क्वेश्चन ही हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड किया था, तो ये पॉइंट तो मुझे गलत लगा है क्योंकि गवर्नमेंट तो पार्ट होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, अकेले बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नंबर 3 आता है द कंज्यूमर शुड एक्सेप्ट कंज्यूमरिज्म एज अ मींस ऑफ असर्टिंग एंड एंजॉयिंग देयर राइट्स। ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कंज्यूमरिज्म कि भाई वो अपने राइट्स जो है वो एंजॉय कर पाएं। उसके बाद 4, कंज्यूमरिज्म इवोल्यूशन इज नॉट अ सेटबैक फॉर मार्केटिंग बट रादर पॉइंट टू द नेक्स्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ एनलाइटन। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो यही आता है सेकंड वाला कि ये जो है कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं करती प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करती है, बट बाकी सारे कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड है, लेकिन सेकंड वाला पॉइंट कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कंज्यूमरिज्म होता क्या ये आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंज्यूमर को बताता है शुड बी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर इन द मार्केट प्लेस, कि भाई अगर कंज्यूमर्स जा रहे हैं कुछ खरीदने तो सेलर की ड्यूटी बनती है जो बेच रहा है कि वो कंज्यूमर को सारी चीज़ें बताए, इन्फॉर्म करें। ऑलराइट, तो ये उसका अधिकार है, कंज्यूमरिज्म में आता है ये। इन दिस सेंस कंज्यूमरिज्म एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, मैचिंग कंज्यूमर विद ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मेशन सच एज प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट्स। हम कंज्यूमर्स को ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। कंज्यूमरिज्म एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो भी सारे हमने पॉइंट्स पढ़े वो सारे इसमें आ जाएंगे, 3 पॉइंट्स ओके। कंज्यूमरिज्म रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडीइंग, रेगुलेटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द मार्केट प्लेस। तो ये सब अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट सबको पता होना चाहिए, अभी पढ़ेंगे। तो इन्होंने पूछा क्या कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कंपोनेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसका करेक्ट सीक्वेंस बताओ, हमसे ये पूछा गया। तो अब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, एरर एंड ओमिशन, रिजर्व्स एंड रिजर्व्स अकाउंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है वो बिल्कुल सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, एज यू कैन सी सीक्वेंस में ही दिया हुआ है। सबसे नंबर 1 आता है करंट अकाउंट, नंबर 2 आता है कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 आता है फाइनेंशियल अकाउंट, नंबर 4 आता है एरर एंड ओमिशन और नंबर 5 आता है रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ABCDE इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन इसके बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, पांचों के पांचों पॉइंट्स के बारे में समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपका इतना इजी सा आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि सीक्वेंस बताना था इसमें, लेकिन इससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी। तो देखो नंबर 1 आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता क्या है, दिस इज टिपिकली द फर्स्ट कंपोनेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला कंपोनेंट है जो क्या करता है, कंट्री की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई हमारी कंट्री ने अदर दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दूसरी कंट्रीज के साथ क्या ट्रांजैक्शन करी हैं, किस चीज़ की ट्रांजैक्शन, गुड्स सर्विसेज, इनकम, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इसके रिगार्डिंग, और करंट ट्रांसफर से रिलेटेड, वर्कर्स रेमिटेंसेस। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नंबर 2 है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या करता है, कैपिटल अकाउंट जो है वो एक तरीके से सेकंड कंपोनेंट है जो कि नॉन प्रोड्यूस्ड, नॉन फाइनेंशियल एसेट या फिर कैपिटल ट्रांसफर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। इसमें आपके डेट फॉरगिवनेस एंड माइग्रेंट्स ट्रांसफर्स भी आएंगे। नंबर 3 आता है फाइनेंशियल अकाउंट। ये वाला जो कंपोनेंट है वो रिकॉर्ड करता है इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंट इन दी होम कंट्री। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के जो रेजिडेंट है अगर वो अब्रॉड में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और इंडिया में रहने वाले नॉन रेजिडेंट उनकी होम मतलब अपनी होम कंट्री में जाकर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, रिजर्व एसेट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एरर एंड ओमिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एरर एंड ओमिशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो दिस इज अ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी कंपोनेंट है ये हमारा, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज हमें पता है कि हमारी देयर इज नेवर परफेक्ट एक्यूरेसी इन द नेट ऑफ डेबिट एंड नेट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल ही हो, और इससे क्या होता है, एरर्स आते हैं, और एरर एंड ओमिशन को भी ध्यान में रखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। उसके बाद रिजर्व एंड रिजर्व अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बोलते हैं। इसमें आपके ऑफिशियल रिजर्व्स जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके ऑफिशियल रिजर्व जो है वो शो किए जाते हैं। ये अकाउंट यूज किया जाता है टू बैलेंस आउट अदर अकाउंट। ऑब्वियसली जहाँ पे कमी पड़ रही है रिजर्व में से तो पैसा उठाया जाएगा, है ना, तो भैया। एंड इट इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी। हमारे रिजर्व अकाउंट में क्या क्या पड़ा होता है, गोल्ड के रिजर्व्स पड़े होते हैं, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स पड़े होते हैं, स्पेशल राइट्स पड़े होते हैं, एंड द कंट्रीज रिजर्व पोजीशन की हमारी कंट्री की इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में क्या पोजीशन है ना, तो वहाँ पे भी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 12, हेक्सचर-ओलिन थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। तो हेक्सचर-ओलिन थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा ये थ्योरी वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। हेक्सचर-ओलिन थ्योरी की जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी, तो इन्होंने बोला कि कौन से टाइप के रिलेशनशिप को ये सजेस्ट करती है, प्रोडक्शन मार्केटिंग रिलेशनशिप को, लैंड लेबर रिलेशनशिप को, मार्केटिंग कैपिटल रिलेशनशिप को, लेबर कैपिटल रिलेशनशिप या टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज़ को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है BD&E। BDE का मतलब हुआ आपका लैंड लेबर रिलेशन, लेबर कैपिटल रिलेशन और टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज़। याद रखना है, इसको याद रखना है। हेक्सचर-ओलिन थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट ने सजेस्ट किए थे लैंड लेबर रिलेशन, लेबर कैपिटल रिलेशनशिप और टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज़ को। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि हेक्सचर-ओलिन थ्योरी पूछी जाती है हमेशा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू हेक्सचर-ओलिन थ्योरम, अगर इफ टू नेशन क्रिएट टू थिंग्स, कि अगर दो कंट्री या दो नेशन जो है वो दो चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, और यूजिंग 2 डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मान लो कि भाई कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे लेबर बहुत कम है, लेकिन तो फिर वहाँ पे कैपिटल गुड्स का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, मशीनरी का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, है ना। लेकिन एक कंट्री ऐसी है जहाँ पे लेबर भरपूर है जैसे कि इंडिया में, है ना, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव चलेगा, तो क्या हो गया, फैक्टर अलग अलग हो गए ना, बना सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, इफ टू नेशन क्रिएट टू थिंग्स यूजिंग 2 डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लेबर और कैपिटल, दे विल रीच एक्सपोर्ट द गुड दैट यूटिलाइज द मोस्ट प्लेंटीफुल फैक्टर द मोस्ट। कहने का मतलब है जिस कंट्री के लिए जो सुखदायक होगा वो कंट्री वही चीज़ यूज़ करती है। यही होगा ना कि अगर मेरे यहाँ लेबर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो मैं लेबर यूज़ करूँगी, दूसरी कंट्री में अगर कैपिटल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेगी टेक्निक, है ना। तो हेक्सचर-ओलिन थ्योरी जो है, ओलिन थ्योरी जो है वो, उसको हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी बोलते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न को यूज़ करती है, एक्सप्लेन करती है कि भाई जो है दो कंट्रीज अगर कुछ बना रही है लेकिन उनके जो फैक्टर है वो डिफरेंस है उसमें,
तो ये जो है टू फैक्टर थ्योरी जो थी हमारी, ये डेवलप की थी दो हमारे स्वीडिश के इकोनॉमिस्ट थे। पहले का नाम था एली हेक्शर और दूसरे का था बर्टिल ओहलिन। तो दोनों ने अपनी अपनी सर नेम बोल सकते हैं, इनके नाम पे ये थ्योरी थी। 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इन्होंने मतलब इस थ्योरी में यही बताया गया कि लेबर और कैपिटल के रिलेशनशिप को अकॉर्डिंग टू कंट्रीज, है ना, कि भाई जो जिसके लिए ज़्यादा प्लेंटीफुल होगा उसको वही यूज़ करना पड़ेगा। लैंड लेबर का रिलेशनशिप वही सब, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि लैंड लेबर तो करते ही है, साथ में लेबर कैपिटल के रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल कंप्लेक्सिटी को भी कंसीडर करते हैं। मतलब ये 2 पॉइंट में बिल्कुल क्लियर है। लेबर एंड कैपिटल को इन्होंने कंसीडर किया, इन्होंने लैंड लेबर रिलेशनशिप को भी कंसीडर किया। क्यों किया? बिकॉज नेशन एक्सपोर्ट मोस्टली गुड्स दैट दे हैव एक्सेस टू प्लेंटी ऑफ लैंड लेबर एंड मनी टू क्रिएट, ठीक है, वही सब। और टेक्नोलॉजिकल कंप्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड व्हिच आर स्टार्ट विद टू रिमूवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। कहने का ये मतलब है कि टेक्नोलॉजिकल कंप्लेक्सिटीज को भी इन्होंने कंसीडर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया These are 5 distinct international expansion entry modes which are followed by businesses for entering international market। मैं अगर एक बिजनेस रन कर रही हूँ अपनी होम कंट्री में, इंडिया में, और मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करें और मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग मतलब करूँ, तो इन्होंने बोला कि कौन से 5 ऐसे मोड्स, एंट्री मोड्स हो सकते हैं जिनको यूज़ करके मैं अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करवा सकती हूँ। तो लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, एक्सपोर्टिंग, पार्टनरिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये है पॉइंट हमारा एक। तो उसके बाद देखो काफ़ी ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो आपको लग रहा होगा कि यार मतलब ये तो सारी है, तो सारी लग रहे हैं, है ना। तो अब विच आर फॉलोड बाय करेक्ट सीक्वेंस बेसिकली हमें बताना है। देखो जब मेरे को स्टार्टिंग में वो करना है, एंट्री करनी है, तो सबसे आसान मोड होता है एक्सपोर्टिंग करने का। उसमें मुझे कुछ नहीं करना, बाहर की कंट्री के एक एजेंट से बात करनी है, और वो एजेंट जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रेड कराता हो। जैसे उस एजेंट से मैं बात करूँगी, मैं अपने गुड्स एक्सपोर्ट करा दूँगी और वो इंपोर्ट करा लेगा। सबसे ईजी मोड, सबसे लिटल एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए एक्सपोर्टिंग चलता है। तो अब एक्सपोर्टिंग वाला फर्स्ट पॉइंट ये आता है और ये आता है। अब इन दोनों में से सही आंसर हो सकता है। एक्सपोर्टिंग के बाद आता है लाइसेंसिंग आ सकता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस भी आ सकता है, फ्रेंचाइजिंग भी आ सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग लाइसेंसिंग होना चाहिए, बिकॉज लाइसेंसिंग भी जरूरी है। अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं सारी पॉइंट्स की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4th ही है। देखो सबसे पहले एक्सपोर्टिंग, फिर लाइसेंसिंग, फिर फ्रेंचाइजिंग, फिर पार्टनरिंग, फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस। अब इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, बिकॉज ऑल दीज एंट्री मोड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंट्री लेने के लिए। देखो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोर्टिंग मैंने आपको बता ही दिया, एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्सपेंशन मेथड है ये, और कह सकते हैं। और नंबर 2 पे लाइसेंसिंग आता है, बिकॉज लाइसेंसिंग एक पॉपुलर मेथड है अगर आपको अपना इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना है अपने बिजनेस का। लाइसेंसर गिव्स अ लाइसेंसी द राइट टू यूज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक अ रॉयल्टी, लाइक अ पेटेंट, कॉपीराइट फॉर रॉयल्टी फी। देखो इसमें क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, लाइसेंसिंग कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने का अधिकार उससे ले सकते हैं, और उसके बदले में हमें उसके क्या करना होगा, रॉयल्टी फी पे करनी होगी। अगर आप किसी की चीज़ यूज़ करते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको अधिकार लेना पड़ेगा, और उसके बदले में आपको रॉयल्टी फी पे करनी पड़ेगी। उसको हम बोलते हैं लाइसेंसिंग, ठीक है। मान लो कि बाहर का कोई हम क्या कर सकते हैं कि बाहर की हमने कोई सिंगर है, इंटरनेशनल सिंगर है, उसकी म्यूजिक को हम यूज़ कर रहे हैं या उसके एल्बम को यूज़ कर रहे हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम कर सकते हैं लाइसेंस लेके। तो ये एक मेथड है इंटरनेशनल करने का। ऐसी आप अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपने कुछ इन्वेंशन किया और आपके पास उसका पेटेंट है, तो आप भी इंटरनेशनल उस चीज़ को बेच सकते हो, ठीक है। मान लो मैं सिंगर हूँ तो मैं मेरे खुद के गाने हैं तो मैं उसको आगे बेच सकती हूँ और मैं रॉयल्टी फी कमा सकती हूँ। तो ये एक है, ऐसी प्रोडक्ट ऐसी सर्विसेज भी होती है। फ्रेंचाइजिंग की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंचाइजिंग भी लाइसेंसिंग की तरह ही होती है। जैसे फ्रेंचाइजर क्या होता है, अपना राइट देता है सेल करने का, अपने ब्रांड का नाम यूज़ कर लो। जैसे आपने देखा ही होगा डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, ये सब फ्रेंचाइजी है, इनकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। इनके नाम से, इनका ब्रांड नेम यूज़ करके आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। अमूल हो गया, नेस्कैफे हो गया, ये नेस्ले हो गया, इन सब के आप क्या कर सकते हो, नाम यूज़ करके बिजनेस कर सकते हो, बट आपको इनको फीस पे करनी पड़ेगी, आपको इनको फ्रेंचाइजी लेकर इनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। पार्टनरशिप तो हमें सबको पता ही है कि भाई बाहर के बंदे के साथ पार्टनरशिप कर लो, इंटरनेशनली हो गया इंटरनेशनल मार्केटिंग। स्ट्रेटेजिक अलायंस की अगर हम बात करें तो ये पढ़ लेते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज व्हेन 2 और मोर कंपनी, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज एग्री हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे और बिना अपने स्टेटस को चेंज किए, ठीक है, बिना अपने स्टेटस, अपने नाम को चेंज किए, वो कंपनीज एक दूसरे के साथ एक अलायंस बनाएगी, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाएगी, कोलैबोरेट करेगी और काम करेगी, कॉमन गोल अचीव करने के लिए बिजनेस करेगी। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो ये सारे एंट्री मोड्स हैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन के। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा है। इसमें देखो आपको लिस्ट दी हुई है और आपको मैचिंग करना है। देखो सबसे पहले बोला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा बोला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तीसरा बोला कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑन एग्रीमेंट, कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसको हमें मैच करना है। तो देखो सबसे पहले बोला अ टाइप ऑफ फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, क्या कह सकते हैं, वेयर द कंट्री इन्वॉल्व गिव ईच अदर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ टैरिफ एंड एक्सेस टू मार्केट। मान लो मैंने किसी कंट्री के साथ ना, मेरी कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया कि हम दोनों, हमारी कंट्री में से जो आदान प्रदान होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें हम टैरिफ कुछ नहीं लगाएंगे, या हम टैरिफ में थोड़ा लिबरल रहेंगे और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से भी आ रहा है, लेकिन मैंने आपके साथ क्योंकि संधि करी है, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, तो मैं आपकी ही कंट्री से खरीदूंगा, दूसरी कंट्री ने एग्रीमेंट कर लिया, कह सकते हैं इसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, है ना। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑब्वियसली ये बी के साथ जा रहा है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसका आंसर ये है बी वाला। तो यानी कि बी का जो ऑप्शन है वो 1 है। अब बी वाला जो है वो 1 है, तो बी तो 1 इसी में है, बाकी तो किसी में भी नहीं है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला है। और सेकंड वाला है तो थोड़ा सा पढ़ भी लो। ए का 4th बता रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्री और रीजनल ब्लॉक रिड्यूस एग्रीमेंट ट्रेड। ऑब्वियसली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही क्या कि 2 कंट्री जो है आपस में क्या कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है कि उन कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रेड होगा, उसके जो बैरियर्स होंगे, उसकी जो बाधाएं होंगी, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको हम रिड्यूस कर देंगे, ताकि हमारे बीच, हमारी कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है वो बढ़े। तो उसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सी को एक बार देख लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, इसका आंसर जो है वो 3rd ही है। एक टाइप ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें क्या होता है, टैरिफ बैरियर्स का रिडक्शन होता है, और साथ ही साथ मतलब ट्रेड का तो होगा ही होगा, जो टैरिफ बैरियर है उसका रिडक्शन तो होगा ही होगा, साथ में और भी चीज़ों का पे कॉपरेशन होगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज और इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। उसके बाद D2 का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये आता है एक टाइप ऑफ FTA जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ये थोड़ा सा इससे और ज़्यादा एक्सटेंड में होगा कि
इसमें आप वाइडर रेंज होगा, इसका कहने का मतलब है ये और ज़्यादा इंक्लूड करेगा एरिया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एज वेल एज टैरिफ बैरियर रिडक्शन, ये थोड़ा और एक्सटेंड में होगा, बस ये फर्क है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है, अच्छा उसका हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हमने पढ़ भी लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। क्या स्टेटमेंट्स हमें गिवन है कि फाइनेंशियल सर्विसेज अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट सर्विसेज, कि हमारा जो फाइनेंशियल सर्विस अकाउंट है वो एक्सपोर्ट सर्विसेज की उसमें मेजॉरिटी है क्या। और दूसरा, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कैपिटल अकाउंट डेफिशिएट इन रिसेंट ईयर, क्या इंडिया का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेफिशिएट में जा रहा है, ऐसा है क्या। नंबर 3, क्रूड पेट्रोलियम क्या हाईएस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी है, क्या हम बाहर से क्रूड पेट्रोलियम ज़्यादा से ज़्यादा मंगा रहे हैं, ऐसा है क्या। तो हमें थोड़ा सा करंट से रिलेटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और 2। कहने का मतलब है हमें बताना था इसमें कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कहने का मतलब है कि इसमें गलत चीज़ क्या है। तो इसमें गलत चीज़ है पहले 2 पॉइंट, ये गलत है, यानी कि फर्स्ट ये जो थर्ड वाली चीज़ है ये बिल्कुल सही है कि क्रूड पेट्रोलियम जो है वो हाईएस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी है, बाकी के ऊपर दोनों वाले पॉइंट जो है वो गलत है। तो हमें क्या बताना था कि इनकरेक्ट कौन सा, तो इनकरेक्ट ये 2 पॉइंट है 1 और 2, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन से कारण है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आने के, मतलब कि जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस नहीं होता, ऊपर नीचे होता है, डिसइक्विलिब्रियम आता है, तो उसके क्या कारण है। पहला साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, दूसरा इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट, तीसरा ट्रेड डेफिशिएट, या फिर सारे ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारे ही कारण होते हैं जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाती है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन तो आपको पता ही है, कभी बूम होता है तो कभी हमारा डाउन चली जाती है, डिक्लाइनिंग आ जाता है ना। लाइक आपको इकोनॉमिक साइकिल तो पता ही होगी, बिजनेस साइकिल तो पता ही होगी। इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट की अगर हम बात करें कि अगर हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है अगर वो बढ़ती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इंपोर्ट भी इंक्रीज होता है, और अगर इंपोर्ट इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएट आ जाएगा। भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे तो फिर आप क्या करोगे, इंपोर्ट्स बढ़ा दोगे ना, आपके पास पैसा आ गया, पब्लिक के पास पैसा आ गया, इंपोर्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर इंपोर्ट की मात्रा बढ़ गई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो डिसइक्विलिब्रियम होना ही होना है। और उसके बाद द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइसिंग लीडिंग टू डिक्लाइनिंग इन एक्सपोर्ट, और अगर एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाते हैं इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, और इंपोर्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स सिचुएशन में आ जाएगा, बड़ी बुरी सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक। ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है, ट्रेड डेफिशिएट की अगर हम बात करें, जब हमारे ट्रेड में वेरिएशंस आते हैं, ट्रेड में चेंजेस आते हैं ड्यू टू सीजनल फ्लक्चुएशन, वेदर की वजह से, ठीक है, डेफिशिएट और सरप्लस आता है। सरप्लस इज राइजिंग फ्रॉम सच टेम्पररी कॉजेज आर एक्सपेक्टेड टू करेक्ट देमसेल्व्स विद इन अ शॉर्ट टाइम बट इट स्टिल कॉजेज आर डिसइक्विलिब्रियम, इसी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड अराउंड 1870। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो अब ग्लोबलाइजेशन का जो पहला फेज था वो कब स्टार्ट हुआ और कब, अच्छा स्टार्ट तो हुआ 1870 में, लेकिन एंड कब हुआ, उसका पहले फेज का एंड कब आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वर्ल्ड वॉर 1 होना चाहिए। देखिए लिखा ही है वर्ल्ड वॉर 1, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं। तो देखो ग्लोबलाइजेशन के ना टोटल इन्होंने बोला कि 4 फेज थे, फर्स्ट फेज, उसके बाद सेकंड और थर्ड वेव, उसके बाद फोर्थ वेव। तो टोटल कह सकते हैं कि टोटल 4 फेज थे ग्लोबलाइजेशन के। थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि अगर फर्स्ट फेज का क्वेश्चन आ सकता है तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें 18th सेंचुरी का जब एंड हुआ तो ग्रेट ब्रिटेन ने डोमिनेट करना चालू कर दिया था वर्ल्ड को। कैसे, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर ने, जो ये अंग्रेज लोग थे, इन्होंने इनोवेशंस करी थी, इन्होंने स्टीम इंजन लाया था, इन्होंने इंडस्ट्रियल वीविंग मशीन लाई थी और बहुत सारी चीज़ें लाई थी। और कह सकते हैं कि ये एक तरीके का पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एरा था, पहला एरा था। और फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन को हम कह सकते हैं ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वेव, और ये स्टार्ट हुआ था 1870 में यानी कि 1870 में, और एंड हुआ वर्ल्ड वॉर 1 इन 1918 में। सेकंड एंड थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज द एरा ऑफ द सेकंड वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड आया तब हमारा ग्लोबलाइजेशन का दूसरा फेज आया। इसमें क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप में हमारा सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से ये सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया था, लाइक कार बनाया था, प्लेन्स बनाए थे, और इसकी ट्रेडिंग करना चालू किया था ग्लोबल लेवल पे। और उसके बाद थर्ड वेव भी आया, इमीडिएटली सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव आया, फिर फोर्थ वेव आया। फोर्थ वेव में तो आप जानते ही हो आज के टाइम में क्या हो रहा है, 2 ग्लोबल इकोनॉमिक हमारी पावर्स हैं जो डोमिनेट कर रही है, जैसे कि यूएस एंड चाइना, न्यू फ्रंटियर हैं ग्लोबलाइजेशन के पूरे साइबर वर्ल्ड में, और डिजिटलाइज्ड सिस्टम, ई कॉमर्स, ये सब कुछ की ड्राइवर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के इस एरिया में। तो देखो ड्राइवर्स पे बहुत क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स कौन है। तो फोर्थ वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जो ड्राइवर्स हैं वो डिजिटलाइज्ड सिस्टम और ई कॉमर्स हैं। ई कॉमर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। डिजिटलाइज सिस्टम के द्वारा आप एक जगह बैठे हो, एक जगह से बैठे आप कहीं देश के किसी भी कोने में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, ई कॉमर्स। तो ये सारे ड्राइवर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। उसके बाद आता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की अगर हम बात करें, इनकॉर्पोरेटिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है उसमें हमारे प्रोविजंस आए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज के, तो वो कब आए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, नहीं सॉरी फर्स्ट चैप्टर 2023 है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आई 2023, जिसमें हमारे प्रोविजंस आए थे कुछ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, तो वो आए थे हमारे 1 अप्रैल 2023 से। याद रख सकते हैं इसको, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। और क्या क्या थे वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क था जिसमें इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था इसमें फ्रेमवर्क बनाया गया है, मतलब कि 2023 से लेकर 2027 यानी कि कह सकते हैं इस पीरियड में क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई जो फॉलो की जाएंगी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। और ये रिलीज किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज़ किया है, और इसका इफेक्ट जो है वो 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगा। अब क्या था इसमें, मतलब इसमें क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का यही एम है कि हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, जैसे कि क्या, इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट टू USD 2 ट्रिलियन बाय 2030। हमें इंडिया के एक्सपोर्ट को 2 ट्रिलियन US डॉलर्स में करना है, उसकी वैल्यू को करना है 2030 तक, ठीक है, ये पहला एम है।
मतलब हम ऑब्वियसली हर कंट्री यही चाहती है ना अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना, कि हमारे यहाँ से माल बन के दूसरी कंट्रियों में बिके, दैट इज एक्सपोर्ट। दूसरा, प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से। हमें पता है हमारे यहाँ 3 सेक्टर है, पहला प्राइमरी जिसमें आपका एग्रीकल्चर और ये सब आता है, एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है। थर्ड आता है आपका सर्विस सेक्टर जिसको हम टर्शरी भी बोलते हैं। तो हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो ये बोल रही है कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना तो है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से बढ़ाना है। थर्ड, एनकरेज एक्सपोर्ट फ्रॉम द रूरल एंड बैकवर्ड एरिया ऑफ इंडिया, जो हमारा रूरल और बैकवर्ड एरिया है वहाँ से एक्सपोर्ट होना जरूरी है, वहाँ भी ग्लोबलाइजेशन आना जरूरी है। तो इसका भी दिया गया, मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के। अब इसके कुछ 4 पिलर्स है, हो सकता है इन 4 पिलर्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ जाए। तो इंसेंटिव टू रिमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इमर्जिंग एरिया जो हमारे ई कॉमर्स वगैरह है, ये सब। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें हमें मैचिंग करना है, तो करेंगे मैचिंग। सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या द रियल कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। किस किसने ये कॉन्सेप्ट दिए थे उनके नाम लिखे हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। तो ए का है 1 आंसर, ए का 1, यानी कि सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डेविड रिकार्डो ने दिया है। सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डेविड रिकार्डो ने दिया है। उसके बाद बी का है 4, बी का 4 है, यानी कि जो डिमांड साइड है वो किसने दिया है, एल्फ्रेड मार्शल एंड एजवर्थ ने दिया है डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद सी है 3, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिया है जी हैबरलर ने दिया है। और फोर्थ हमारा है रियल कॉस्ट वाला ऑब्वियसली बेस्टेबल एंड एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। इसको याद करने कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं, कह सकते हैं कि हमें रट्टा मारने होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए हैं। अब डेविड रिकार्डो ने दिया सप्लाई साइड कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड को है जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इसने बताया। इन्होंने कहा कि अगर 2 कंट्रीज जो है अगर उनके पास कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का, स्टिल एक बेसिक ट्रेड का। उसके बाद डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात की गई। कहने का मतलब है जो सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड था, इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास किसी कंट्री के पास अगर किसी चीज़ की सप्लाई नहीं भी है फिर भी जो है वो ट्रेड हो सकता है। डिमांड साइड ने कहा कि दिस स्टेट द डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वेयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मार्शल और एजवर्थ ने यही कहा था कि जो हमारा डिमांड साइड है इंटरनेशनल ट्रेड का, जहाँ पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये हमें हार्बरलर ने दी थी 1936 में। इसमें बोला गया कि जो ट्रेड है वो 2 कंट्रीज के बीच में होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस पे। और कहने का मतलब है इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें अच्छे से पता ही है, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई है कि जो सेकंड हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है जिसको हम छोड़ देते हैं एक के लिए, वही नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। रियल कॉस्ट क्या होता है ये हमें बेस्टेबल एंड मार्शल ने दिया था। इन्होंने बोला कि 2 कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है वो रियल कॉस्ट के बेस पे होता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ें थोड़ी सी आ सकता है ये क्वेश्चन नंबर 20, 1 सीक्वेंस ऑफ द ओवरली प्रोटेक्टिव टैरिफ वॉल इज दैट। एक कॉन्सिक्वेंस बताना है जिससे कि हमारा ओवरली प्रोटेक्टिव टैरिफ वॉल आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं आर एबल टू सेल एक्सपोर्टेबल गुड्स एट अ प्रीमियम टू द डोमेस्टिक मार्केट। कहने का मतलब है जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्सपोर्टेबल गुड्स को हमारी खुद की डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हैं प्रीमियम पर, मतलब कि एक्स्ट्रा प्राइसेस पे बेच सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। टैरिफ्स आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स। जो टैरिफ हैं क्यों लगाए जाते हैं, है ना, सरकार क्यों टैरिफ लगा रही है? क्योंकि सरकार इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है। सरकार ये नहीं चाहती कि दूसरी कंट्री से ज़्यादा माल हमारी कंट्री में आता रहे। सरकार नहीं चाहती है सर, क्यों नहीं चाहती? बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट वो हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। हर कंट्री यही तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो लेकिन इंपोर्ट कम हो, है ना, क्योंकि देखो अगर इंपोर्ट होगा तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा, हमारा कंट्री का पैसा बाहर जाएगा, तो ये तो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो टैरिफ इसीलिए लगाए जाते हैं। टैरिफ का मतलब कह सकते हैं जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, जब और बॉर्डर्स पे जब ये माल आता है जाता है पोर्ट्स पर, तो इसमें क्या है, टैरिफ ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। तो टैरिफ को यूज़ किया जाता है इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। सिंपली पुट दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली अगर टैक्स लगेगा किसी चीज़ पे तो जो कंपनी है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, उस गुड्स उस सर्विसेज का जो है प्राइस बढ़ जाएगा, यही होगा। और मेकिंग देम लेस अट्रैक्टिव टू डोमेस्टिक कंज्यूमर। इन्होंने क्या बोला कि दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम अदर कंट्री मेकिंग देम लेस अट्रैक्टिव टू डोमेस्टिक कंज्यूमर। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए वो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं होगी, बिकॉज वो चीज़ बाहर से आएगी, महंगे रेट पे अगर मिलेगी तो हमारे कंज्यूमर उसको नहीं बाय करेंगे प्राइस के बढ़ने की वजह से। तो गवर्नमेंट टैरिफ लगाती ही इसीलिए है ताकि गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़े और गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर पाए। जो हमारी ऑलरेडी हमारे जो देश में वो चीज़ें बन रही हैं, सरकार ये चाहती है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के गुड्स को यूज़ करें, प्रोडक्ट यूज़ करें। तो इस वे में वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट कर रही है। अब टैरिफ से होता क्या है, टैरिफ से ऑफन ही अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आते हैं, हायर कंज्यूमर प्राइस हो जाता है, कंज्यूमर के लिए हाई प्राइस हो जाता है। और टैरिफ्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड डिबेट ओवर वेदर दे रिप्रेजेंट गुड और बैड पॉलिसी ऑन दिस वे। मतलब आज तक ये नहीं पता चला कि ये टैरिफ जो हम लोग लगाते हैं क्या ये अच्छी पॉलिसी है या बुरी पॉलिसी है, आज तक इस चीज़ पे बहस चलती है। इसीलिए बोल सकते हैं कि एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस यही देखा जा सकता है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हु विल फाइंड इट ईजी टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट एट अ प्रीमियम। कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर यही सोचेगा ना कि मैं अपने प्रोडक्ट यहीं पे बेच दूँ थोड़ा सा बढ़ा के, बाहर जाएगा कंट्री में तो बाहर के लोग ऐसे नहीं खरीदने वाले क्योंकि टैरिफ की वजह से ज़्यादा रेट लग जाएगा, है ना। अब आता है सार्क के बारे में। सार्क जो इन्होंने बोला 6th समिट जो था सार्क का, जो सार्क होता है ना, एक मतलब कह सकते हैं एक संगठन है जिसका समिट होता है। तो छठा जो समिट हुआ था इसका वो किससे रिलेटेड था, तो इसका जो 6th समिट था वो साप्टा से रिलेटेड था। ये साप्टा क्या है, सार्क की बात करेंगे फिर साप्टा की बात करेंगे। है क्या सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया, मतलब साउथ एशिया में जितने भी स्टेट्स आती हैं, जितने भी देश आते हैं वो सभी इसके मेंबर हैं। कौन कौन है इसका मेंबर? अफगानिस्तान है नंबर 1, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा भूटान है, चौथा इंडिया है, 5वां मालदीव्स है, 6ठा नेपाल है, 7वां पाकिस्तान है और 8वां है श्रीलंका। तो ये सारी जो कंट्री हैं ये साउथ एशिया में है। सार्क इसी का ही संगठन है, इन कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। और
ये जो सार्क का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1985 में हुआ था ढाका में। ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की कैपिटल है। तो इसमें जो 16th समिट हुआ था वो हुआ था थिम्पू, भूटान में। थिम्पू जो है वो भूटान एक कंट्री है, उसकी राजधानी है, उसकी कैपिटल है थिम्पू। वहाँ पे हुआ था 28 से 29 अप्रैल 2010 को, जिसमें भूटान ने होस्ट किया था सार्क को पहली बार। ठीक, तो दिस मार्क द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सार्क। कह सकते हैं कि सिल्वर जुबली हुई थी, और कह सकते हैं कि 1985 से लेकर 2010 तक 25 साल हो गए। और मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मेंबर स्टेट्स के बीच में कॉपरेशन हो, इंटरनेशनल जो है पोजीशन ट्रेड से रिलेटेड। और इट वाज एग्जामिन टू एस्टैब्लिश साप्टा। कहने का ये मतलब है कि सार्क का जो छठा हुआ था 1997 में हुआ था समिट, जिसमें साप्टा की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22, जिसमें हमसे पूछा गया हमें बताना है इसमें द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रांसनेशनलिटी। तो हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई जो ट्रांसनेशनलिटी से रिलेटेड है, और हमें करेक्ट कोड बताना है। हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही है या फिर ये सही नहीं है। तो द UNCTAD डेवलप्ड एन इंडेक्स टू कंपेयर द ट्रांसनेशनलिटी ऑफ कंट्री इन विच ट्रांसनेशनलिटी कोऑपरेट, TNCs कोऑपरेट। इन्होंने बोला UNCTAD को डेवलप किया गया एक इंडेक्स के तौर पे, जिसमें हमारी कंट्री की ट्रांसनेशनलिटी को कंपेयर किया जाता है। नंबर 2 स्टेटमेंट है द UNCTAD फॉलोड पैरामीटर लाइक FDI फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, FDI इनवर्स स्टॉक वैल्यूएड बाय फॉरेन एफिलिएट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। द UNCTAD डेवलप्ड ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स। जो UNCTAD है उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स यानी कि TNI को डेवलप किया। इसका मतलब है इसने इट मीन्स ऑफ रैंकिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो हमारे MNCs हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, उसकी रैंकिंग बताई, दैट इज एम्प्लॉयड बाय इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यानी कि जो ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स है इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, अरिथमेटिक मीन 3 रेशोज के बेस में। फॉरेन मीन्स आउटसाइड ऑफ द कंट्री, मतलब द रेशो ऑफ फॉरेन एसेट्स टू टोटल एसेट्स करते हैं हम लोग, द रेशो ऑफ फॉरेन सेल टू टोटल सेल करते हैं कैलकुलेट, और द रेशो ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट टू टोटल एम्प्लॉयमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये 3 रेशो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारा TNI निकल करके आता है। तो ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स जो है वो डेवलप किया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बोला ना UNCTAD। तो UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में भी हमको मैचिंग खेलना है। IBRD, IDA, IFC और मीगा मैच करना है हमें। तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा A1, B2, C3, D4, यानी कि बिल्कुल करेक्ट इनके सामने ही लिखा हुआ है। IBRD क्या है? हेल्प डेवलपिंग कंट्री टू रिड्यूस पॉवर्टी। IBRD जो है वो हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्री की, जिससे कि वो अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए। मतलब जो कंट्री अभी डेवलप हो रही हैं, जो भी अंडर डेवलपमेंट में हम बोल सकते हैं डेवलप हो रही हैं, उन कंट्री को IBRD हेल्प करता है ताकि उनकी गरीबी मिटे, रिड्यूस हो। IDA क्या करता है? IDA जो है वो कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है, जो हमारे देश की, हमारे पूरे विश्व की, वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज है, गरीब कंट्री है उनको। IFC क्या करता है? ये प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। मीगा क्या करता है? मीगा ये FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक, उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डिस्क्राइब FDI फ्लो इन इकोनॉमिक इकोसिस्टम। मतलब कौन सी थ्योरी जो है वो FDI फ्लो को डिस्क्राइब करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी जो है वो FDI फ्लो को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, PLC थ्योरी जो है वो हमें रेमंड वर्नन ने दी थी, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले उस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है मार्केट में, फिर वो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट ग्रो करने लग जाता है, फिर वो प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे आ जाता है, और फिर वो डिक्लाइन करने लग जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो हम सबने पढ़ी है। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, फिर ये मैच्योरिटी पे आ जाता है, फिर यहाँ से डिक्लाइन करने लग जाता है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और बाकी ये 3 थ्योरी अभी हमने फैक्टर एंडोमेंट भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो हमें हेक्चर ओलिन ने दी थी, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ट्रेड पैटर्न जो है वो फैक्टर एंडोमेंट के बेस पे भी होता है, जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल पे। तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज पे फोकस करती है एंड टाइप ऑफ गुड्स दैट कंट्री विल स्पेशलाइज इन रेदर देन FDI फ्लोज। तो कहने का मतलब है जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है वो FDI फ्लो पे नहीं करती, कह सकते हैं फोकस, लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो FDI फ्लो पे फोकस करती है। गॉट इट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे ये इन्फ्लुएंस करती है और फोकस करती है। वाटरफॉल थ्योरी क्या होती है? वाटरफॉल थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। वाटरफॉल थ्योरी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो आपको डिस्क्राइब करती है कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसके क्या सीक्वेंशियल स्टेजेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये भी FDI फ्लो से डायरेक्टली इसको एड्रेस नहीं करती है, लेकिन स्टिल ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है वाटरफॉल थ्योरी। याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। न्यू ट्रेड थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये पॉल क्रूगमैन ने दी है, हो सकता है देखो इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना। न्यू ट्रेड थ्योरी पे क्वेश्चन आ सकता है। न्यू ट्रेड थ्योरी जो कि डेवलप करी थी पॉल क्रूगमैन ने, न्यू ट्रेड थ्योरी पॉल क्रूगमैन ने डेवलप की थी, जिसने जोर दिया था कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स एंड नेटवर्क इफेक्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप अपने स्केल को बढ़ाओगे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा आपके रिटर्न्स इंक्रीज होंगे। ये है हमारी न्यू ट्रेड थ्योरी। गॉट इट? तो ये भी हमारे FDI को एक्सप्लेन नहीं करती है। FDI को कौन एक्सप्लेन करता है? PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 25 आता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ ट्रेडिंग एग्रीमेंट बिटवीन। ये जो हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसको डिफाइन किया गया एज द क्रिएशन ऑफ ट्रेडिंग एग्रीमेंट। किसके बीच में ट्रेडिंग एग्रीमेंट होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ब्लॉक ऑफ कंट्रीज। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कंट्री आता है इसका सही आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे क्या होता है। तो देखो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एग्रीमेंट अमंग नेशन इज एन एरिया टू लोअर एंड इवेंचुअली एलिमिनेट टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिसमें हमारे बैरियर्स ज़्यादा एलिमिनेट हो, इजीली हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाए, वही सब होता है। तो इसका आंसर ब्लॉक ऑफ कंट्रीज था। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ तो हमें यहाँ पे गिवन है अ ट्रेड ब्लॉक इज बेसिकली एक फ्री ट्रेड जोन होता है या फिर नियर फ्री ट्रेड जोन होता है, जो एक या एक से ज़्यादा टैरिफ, टैक्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं इसमें इंक्लूडेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रॉम लीस्ट इंटीग्रेटिंग टू द मोस्ट इंटीग्रेटेड। ओके, तो इसमें हमें लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बताना है कम से लेकर ज़्यादा तक, कम से लेकर ज़्यादा तक बताना है हमें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो BADC है। सबसे पहले आपका फ्री ट्रेड एरिया आता है, उसके बाद आपका कस्टम यूनियन आता है। सीक्वेंस है ये याद रखना है, पहला फ्री ट्रेड एरिया, दूसरा कस्टम यूनियन
उसके बाद कॉमन मार्केट आता है, उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन आता है और फिर हमारा पॉलिटिकल यूनियन आता है। तो देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो यहाँ गिवन है, ये सारे कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, EU, ये सभी इधर गिवन है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस बेसिकली आप याद रखना, लीस्ट से लेकर मोस्ट इंटीग्रेटेड तक बोला गया। लीस्ट इंटीग्रेटेड मतलब फ्री ट्रेड एरिया हो गया पहला, दूसरा कस्टम यूनियन, थर्ड हमारा हो गया कॉमन मार्केट, उसके बाद हो गया इकोनॉमिक यूनियन और लास्ट में हमारा आता है पॉलिटिकल यूनियन। देखो यहाँ पे इसका चार्ट भी गिवन है, ठीक है। तो याद रखना ये चार्ट, फ्री ट्रेड, कस्टम, उसके बाद कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल यूनियन। फ्री ट्रेड की अगर हम बात करें तो फ्री ट्रेड एरिया क्या करता है, आपके टैरिफ को रिड्यूस करता है बिटवीन मेंबर्स। कौन से मेंबर, नाफ्टा, ASEAN, ये सब। दूसरा कस्टम यूनियन आता है, कस्टम यूनियन में आपके एक्सटर्नल टैरिफ्स आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कॉमन मार्केट में कैपिटल एंड सर्विसेज का मूवमेंट जो है वो डिफरेंट नेशंस में होता है। इकोनॉमिक यूनियन का मतलब क्या, इंटरनल ट्रेड फ्री मूवमेंट, मतलब इंटरनल ट्रेड में कोई बैरियर नहीं होता, फ्री मूवमेंट होता है, लेबर का भी, टैक्स रेट का भी, कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी फॉलो की जाती है। इसका एक एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन, EU, है ना, इकोनॉमिक यूनियन का। पॉलिटिकल यूनियन में तो हम जानते हैं कॉमन गवर्नमेंट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, ट्रिम्स स्टैंड फॉर। ट्रिम्स, तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। क्या होगा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या करता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, वो पढ़ लेते हैं। तो ये ना एक्नॉलेज करता है, क्या एक्नॉलेज करता है, बाउंड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विल प्रोहिबिट एंड डिफॉर्म ट्रेड, कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है वो बाउंड होंगे तो इससे आपकी ट्रेड जो है उस पर रुकावट आ सकती है। तो ट्रिम्स कमेटी मॉनिटर करती है ऑपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एंड परमिट्स मेंबर द चांस टू कंसल्ट ऑन एनी रिलेवेंट मैटर्स। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स का मतलब कह सकते हैं ये जो ट्रिम्स की हमारी कमेटी बनी हुई है, ये सारी ये देखती है कि हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं मेंबर्स के बीच में वो क्या सही ढंग से ऑपरेट हो रहे हैं, सही ढंग से उनका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारा, ईच ऑफ द मेन ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, द वर्ल्ड बैंक, द IMF, द GATT डिपेंड अपॉन द डैश टू प्ले अ सेंट्रल लीडरशिप रोल। देखो जब ब्रिटेन वुड्स हुआ था, आपको याद होगा 1944 में एक ब्रिटेन वुड्स कमेटी बैठी थी और इसमें जो है इंस्टीट्यूशंस हमारे बने थे, हमारा वर्ल्ड बैंक बना था, हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना था, GATT भी बना था। तो पूछा इन्होंने क्या है कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सेंट्रल लीडरशिप रोल, तो जिससे कि सेंट्रल लीडरशिप रोल प्ले करे। तो इसका आंसर जो है वो यूनाइटेड नेशन है, याद रखेंगे कि ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक, IMF और GATT है ये डिपेंड करता है यूनाइटेड नेशंस पे, टू प्ले अ सेंट्रल लीडरशिप रोल, कि UN की चलती है, राइट, यूनाइटेड नेशन की चलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, नाफ्टा एक फ्री ट्रेड जोन है जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, उन्होंने हमसे ये पूछा। तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, US। तो ये नाफ्टा के अंदर आती हैं, इनमें फ्री ट्रेड जोन है, मतलब इन कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड जोन चलता है, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसको हम बोलते हैं नाफ्टा। नाफ्टा इज अ फ्री ट्रेड जोन जिसमें ये 3 कंट्री आती है, कनाडा, मैक्सिको, US। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डज नॉट अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा कानून ऐसा है जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करता इन चारों में से। देखो एनवायरमेंट तो पक्का करता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ भी करता है, कॉम्पिटिशन लॉ भी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्सी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्सी लॉ। देखो इन इंडिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्सी लॉ, रादर इट इज अफेक्टेड बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। कहने का ये मतलब है कि कंफ्यूजन के लिए हमें ऐसा दिया गया कि हमारा जो बिजनेस है वो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड से जरूर अफेक्ट होता है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया दैट इज इनकॉर्पोरेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें हमें बोला गया विच वन इज ओड, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, सोशल कल्चर फैक्टर्स। तो इसमें जो ओड वन आउट है वो है सोशियो कल्चर, क्योंकि तीनों बाकी 3 पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक वाले हैं और बाकी सोशियो कल्चर ही ऐसा वर्ड है जो अलग दर्शाता है। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोशियो कल्चर फैक्टर जो है वो सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड होता है और बाकी सारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से ईयर में हमारा ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें 44 नेशंस जो है उसमें डेलीगेट्स थे और हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था उसमें। तो इसका करेक्ट आंसर 1944 है। तो देखो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट सिस्टम में हुआ क्या था, एक मीटिंग हुई थी, ब्रिटेन वुड्स एक जगह का नाम है। इसमें क्या हुआ था, 730 डेलीगेट्स आए थे 44 कंट्रीज़ के। तो देखो 730 डेलीगेट्स आए थे, इसमें 44 कंट्रीज़ में से 44 कंट्रीज़ में से ब्रिटेन वुड्स में आए थे, जुलाई 1944 में आए थे, जिसका जो मेन प्रिंसिपल गोल यही था कि हमें एक अच्छा एक एफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम क्रिएट करना है जिससे कि हमारी कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशंस भी प्रिवेंट हो, जो हमारी कॉम्पिटिटिव करेंसीज की जो डिवैल्यूएशन हो रही है वो भी प्रिवेंट हो और हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करे। तो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट एक सिस्टम आया था जिसने गोल्स को जो है कह सकते हैं कि गोल्स को ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट किया। तो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट जो है वो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें हमारे बने थे, पहला बना था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा बना था वर्ल्ड बैंक, इसी हमारे ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसी दिन जुलाई 1944 में। उसके बाद वाइल द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम वाज डिसॉल्व्ड, जो हमारा ब्रिटेन वुड्स सिस्टम आया था ये डिसॉल्व भी हो गया था 1970 में, लेकिन जो हमारे IMF और वर्ल्ड बैंक है ये हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स बने रहे इंटरनेशनल करेंसी के एक्सचेंज के लिए। तो कह सकते हैं कि 1944 में हमारा ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें 44 नेशंस के डेलीगेट्स आए थे, 730 डेलीगेट्स आए थे जिन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33, ग्रुपिंग ऑफ कंट्री कमिटेड टू रिमूव ऑल बैरियर टू फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि हम जब जो कंट्रीज़ की ग्रुपिंग होती है, कंट्रीज़ की जब ग्रुपिंग होती है तो क्या होता है, कंट्रीज़ की जब ग्रुपिंग होती है तो किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज हमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री फ्लो करना है और सभी बैरियर्स को रिमूव करना है, ठीक है, ताकि इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी परस्यू हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्री ट्रेड एरिया, इसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। तो फ्री ट्रेड एरिया मोस्ट बेसिक फॉर्म है जिसमें हम इकोनॉमिक कॉपरेशन करते हैं, मेंबर कंट्रीज जो है वो सभी बैरियर्स को हटा देती है उन कंट्रीज के बीच में, जैसे भी हमने पढ़ा भी था नाफ्टा का एग्जांपल जिसमें कनाडा, मैक्सिको, US था, याद होगा आपको, भी हमने पढ़ा था, लिखा भी हुआ है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, उपासला मॉडल। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और सबके वो छोड़ गए थे, ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कंसेप्ट आ गया। उपासला मॉडल, उपासला मॉडल फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज नॉट वैलिड फॉर, इसका आंसर है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो हमारा उपासला मॉडल है वो
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड नहीं है कि हमारा जो बिजनेस का इंटरनेशनलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड नहीं है, यानी कि बाकी चीज़ों के लिए वैलिड है। बाकी चीज़ें कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्री बिजनेस, ट्रेडिंग, इन सब के लिए तो वैलिड है, लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड नहीं है। तो उपासला मॉडल एक वन ऑफ द थ्योरी है जिसने इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था। उपासला मॉडल हमसे ये कहता है कि जो फर्म होती है वो सबसे पहले तो चूज़ करती है एंटर नियर बाय मार्केट। ये एक फर्म जो है अपने नियर बाय मार्केट को ही चूज़ करती है और लो मार्केट कमिटमेंट के साथ करती है कि भाई अभी तो मैं अपने आसपास के मार्केट से ही शुरुआत करूँगी, यहाँ पे बेचना लगूंगी। तो उपासला मॉडल जो है वो 4 कोर कंसेप्ट पर बेस है। पहला है मार्केट की कमिटमेंट, दूसरा है मार्केट की नॉलेज, तीसरा है करंट एक्टिविटी और चौथा है कमिटमेंट डिसीजंस। तो 1977 मॉडल जो ये आया था उपासला मॉडल, इसमें बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम हुए इंटरनेशनल बिजनेस, जिसने हमारे सुने कार्लसन ने जो है ये लॉन्च किया था उपासला मॉडल यूनिवर्सिटी ऑफ उपासला में 1950s में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर दी ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी, यानी कि पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर और दूसरा है फाइनेंशियल फ्लो। ये ड्राइवर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है, कि इनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है कि अगर हमारे लेबर बाहर जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स हैं। फाइनेंशियल फ्लो हो रहा है, ये भी ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स है। जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज एक्सपोर्टिंग, ये तो एक मोड है, ये तो एक एंट्री मोड है, ये कोई ड्राइवर नहीं है ग्लोबलाइजेशन का, ये तो जस्ट एक एंट्री मोड है, ठीक है। 3 हमारे मेन ड्राइवर्स हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, पहला है ट्रेड, दूसरा है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, तीसरा है करेंसी मार्केट, माइग्रेशन भी, ये सब। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36, हमें अजर्शन दी हुई है और हमें रीजन दिया हुआ है, हमें बताना सही है या नहीं है। अजर्शन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल, इन्फॉर्मेशन एंड पीपल। कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फ्रीली एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जा पाए, हमारी कैपिटल, हमारी इन्फॉर्मेशन, पीपल, हमारे लोग। अब इसका रीजन क्या है, कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स दैट आर WTO कंपैटिबल। कि जो कंट्रीज हैं वो लगातार इनोवेटिंग मार्केट बैरियर ला रही हैं जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंपैटिबल हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2, यानी कि दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है अजर्शन की। दोनों बातें सही हैं लेकिन ये बातें दोनों अलग अलग है, जो ये रीज़न है वो अजर्शन का रीज़न नहीं है, ठीक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी हमें मैचिंग करना है कि भाई कुछ थ्योरीज हमें दी हुई हैं, उसको हमें मैच करना है कि ये थ्योरी किस इकोनॉमिस्ट ने दी है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ ने दी है। मैं इसको कैसे याद करती हूँ, मैं इसको याद करती हूँ इस तरीके से, ए से एडम, ए से एब्सोल्यूट एडवांटेज, ए मैं इस तरीके से याद करती हूँ उसको। उसके बाद अभी हमने हेक्सचर रोलिंग की पढ़ी थी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, वैसे तो ये डेविड रिकार्डो ही है, और नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये हमारा माइकल पॉटर है, ठीक है। एक बार देख लो, डी का 2 है, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सॉरी ये देखो डी का हमारा 2 है, जो मैंने बताया वही का वही है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हमारा डेविड रिकार्डो है, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारा माइकल पॉटर है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी हमारी हेक्सचर रोलिंग है, और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हमारा एडम स्मिथ है, जो मैंने बताया बिल्कुल सही बताया था। उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या बताना है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हमें 2 फंक्शन बताने हैं, इन 4 पॉइंट में से 2 फंक्शन। तो पहला है टू फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। कि WTO क्या करता है, जो भी हमारे ट्रेड एग्रीमेंट है उसके इंप्लीमेंटेशन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके ऑपरेशन को फैसिलिटेट करता है। दूसरा, टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्री। कि WTO क्या करता है, पीरियोडिक रिव्यू भी करता है ट्रेड पॉलिसी का अपनी मेंबर कंट्री जो WTO में इन्वॉल्व है मेंबर्स उनकी। उसके बाद थर्ड, टू असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। नहीं, पेमेंट से रिलेटेड उसका कोई लेना देना नहीं है WTO का। WTO का लेना देना सिर्फ ट्रेड के साथ है। तो आई थिंक ए और बी शुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज सी और डी जो पॉइंट है वो सारे पैसे से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड इसका कोई इतना वो नहीं है रोल। तो इसका सही आंसर है ए एंड बी, ट्रेड से रिलेटेड है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। तो ये मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले भी समझाया था कि अगर आपको मार्केट इंटरनेशनल मार्केट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और आप इजीली इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो सबसे सरल रास्ता है एक्सपोर्टिंग का, ठीक है। तो इसका आंसर एक्सपोर्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 40, US डॉलर के बाद ऐसी कौन सी करेंसी है जिसका स्पेशल ड्राइंग राइट्स में लार्जेस्ट वेटेज है। तो वो है यूरो। यूरो कहाँ चलता है, यूरो चलता है UK में, है ना, यूरोपियन यूनियन की ये करेंसी है, ये कॉमन करेंसी यूरो। देखो सबसे पहले स्पेशल ड्राइंग राइट्स बार बार आ रहा है, इसके बारे में पता होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्पेशल ड्राइंग राइट एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होती है। क्या होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होती है जो IMF ने क्रिएट करी थी 1969 में, ताकि ये अपनी मेंबर कंट्रीज़ को सप्लीमेंट कर पाएँ। और SDR जो है वो एक तरीके से सप्लीमेंटरी इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो ब्रिटेन वुड्स के कॉन्टेक्स्ट में आती है। क्योंकि ब्रिटेन वुड्स में क्या हुआ था, ब्रिटेन वुड्स में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया था ना, कि भाई जो भी हो रहेगा वो फिक्स रहेगा, ऐसा आ गया था। तो SDR जो है वो एक से रिलेटेड है। SDR वाज इनिशियली डिफाइंड एज इक्विवेलेंट टू 0.88671 ग्राम्स ऑफ फाइन गोल्ड। कि SDR को बोला गया कि SDR जो है वो 0.888671 ग्राम्स ऑफ फाइन गोल्ड के इक्वल बोला गया उसको, एक SDR को, स्पेशल ड्राइंग राइट को। और उस टाइम पे जो है वो $1 US के बराबर था, ठीक है, मतलब जो $1 US की जो कीमत थी उसके बराबर था। तो आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, जब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम खत्म हो गया तो SDR को रीडिफाइन किया गया, जो हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट है उसको रीडिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया, एज अ बास्केट ऑफ करेंसीज की बास्केट में, कि भाई SDR की जो वैल्यू है वो बास्केट के बेस पे निकाली जाए, ठीक है। और इसको हम जो हमारा IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो रिव्यू भी करता है हर 5 सालों में इस बास्केट को। इसमें होता क्या है, द वेट असाइन टू ईच करेंसी इन द XDR बास्केट आर एडजस्टेड टू टेक इनटू अकाउंट देयर करंट प्रोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कहने का मतलब ये है जो बास्केट है वो एक तरीके से हर करेंसी की वेटेज बताता है, ठीक है, और किस बेसिस पे बताता है, इंटरनेशनल ट्रेड और नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अकॉर्डिंग बताता है। और अगर हम बात करें तो नवंबर 2015 में जो रिव्यू आया था तो उसमें IMF ने डिसाइड किया था कि चाइनीज़ की जो करेंसी है उसको भी बास्केट में ऐड कर लेना चाहिए। और अभी की अगर हम बात करें तो हमारी बास्केट में 5 करेंसी आती हैं। US डॉलर आता है, दूसरी यूरो आती है, तीसरी रेनमिनबी आई थिंक चाइनीज़ युआन जो चाइना की करेंसी है वो आती है, और जापानीज़ की करेंसी आती है, और ब्रिटिश पाउंड आता है। तो नंबर 1 पे US डॉलर है, और नंबर 2 पे यूरो है, और नंबर 3 पे चाइनीज़ की करेंसी आती है, नंबर 4 पे जापानीज़ की, नंबर 5 पे ब्रिटिश पाउंड आता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें हमसे पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है पूरा,
जिसमें हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली IMF इसका पार्ट नहीं है, बाकी 3 इसके पार्ट है। बाकी 3 कौन? IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और तीसरा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, भी हमने वैसे पढ़ा भी था इन सब के बारे में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42, क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड। रिस्ट्रिक्शंस और या फिर लिमिट कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए। लिमिट का मतलब ही कोटा होता है कि जब हमारे इंपोर्ट पे हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इस क्वांटिटी, इस लिमिट के ऊपर इंपोर्ट नहीं हो सकता हमारी कंट्री में आपका प्रोडक्ट, दैट इज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। एक कोटा हमने लगा दिया, ठीक है। तो कोटा क्या है? कोटा एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है गुड्स की, कुछ सर्टेन गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। एम्बार्गो क्या है? एम्बार्गो से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। एम्बार्गो देखो, एम्बार्गो इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोटा, ये एक तरीके का कोटा प्रोहिबिटिंग ट्रेड है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था पॉलिटिकल रीजंस के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिया ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2015 to 2019, कि इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उससे रिलेटेड ये ट्रू है। तो इन्होंने बोला सारे ही पॉइंट जो है वो ट्रू है, ठीक है, मतलब डी को छोड़ के, क्योंकि डी इसमें नहीं है तो डी को छोड़ के ऑल करेक्ट लिखा ना, AND ANC ABC, डी तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो 3 बातें स्टार्टिंग की सही लिखी हैं, डबलिंग द एक्सपोर्ट को डबल करो, 3.5 शेयर अचीव करो ग्लोबल एक्सपोर्ट में %। उसके बाद 2 नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी, MEIS और SEIS, ठीक, ये सही है। MEIS का मतलब है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और SEIS का फुल फॉर्म है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, गॉट इट। अच्छा, इन्होंने बोला कि आयात निर्यात फॉर्म भी आया था इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44, इसमें भी आपको मैचिंग ही करना है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जेनेवा में है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये है आपका वाशिंगटन में, वाशिंगटन तो आपको पता ही होगी US की कैपिटल। FAO ये है हमारा रोम में, इटली की राजधानी रोम। उसके बाद EU है ब्रुसेल्स में, फ्रांस की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग। तो नॉन कन्वेंशनल डंपिंग का एग्जाम्पल है रिवर्स डंपिंग। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। डंपिंग होता क्या है? देखो, डंपिंग का मतलब है जब हमारी देश जो होता है ना, हमारी कंट्री, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, जिसमें भाई कि डंपिंग का मतलब यही होता है कि जैसे बाहर की कंट्री सस्ते में यहाँ हमारे इंडिया में आकर प्रोडक्ट ना बेचें, इससे क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हार्म होगा, नुकसान होगा। तो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या करती है, इंपोर्ट के ऊपर डंपिंग लगाती है, डंपिंग ड्यूटी लगाती है। अलग अलग तरीके की डंपिंग होती है। अब 4 ऑप्शन में दी हुई है तो 4 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है स्पोरेडिक डंपिंग। स्पोरेडिक डंपिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, कंपनीज होती है, वो स्पोरेडिक डंपिंग प्रैक्टिस करते हैं टू गेट रिड ऑफ एक्सेस मर्चेंडाइज। तो इसमें होता क्या है, ए मैन्युफैक्चरर विद अनसोल्ड इन्वेंटरी अवॉइड स्टार्टिंग अ प्राइस वॉर इन द होम मार्केट टू प्रिजर्व हिज कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या कर सकता है, अपनी जो उसका सामान नहीं बिका उसको वो क्या कर सकता है, कम प्राइस में बेच सकता है ताकि उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन भी बनी रहे, और एक्सेस सप्लाई जो है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। इन्होंने एग्जांपल दिया, एशियन फार्मर डम्प्ड स्मॉल चिकन्स इनटू द सी। एशियन फार्मर्स ने क्या किया, स्मॉल चिकन्स जो थे उसको भी डंप किया, और इससे क्या हो गया, हमारी एक्सेस सप्लाई डंप हो गई फॉरेन मार्केट में, वेयर द प्रोडक्ट इज नॉर्मली नॉट सोल्ड। तो स्पोरेडिक डंपिंग जो है उसका एम यही है, एक्सेस स्टॉक को लिक्विडेट करना। उसके बाद प्रेडेटरी आता है। प्रेडेटरी का मतलब है इंटरमिटेंट डंपिंग। जो स्पोरेडिक डंपिंग होती है वो ओकेजनल होती है, लेकिन जो प्रेडेटरी डंपिंग होती है वो हमारी परमानेंट होती है। इसको हम इंटरमिटेंट डंपिंग भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम गुड्स की सेल करते हैं ओवरसीज मार्केट में लोअर देन द होम मार्केट प्राइस, उसको हम बोलते हैं प्रेडेटरी डंपिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दिस इज अ सेलिंग एट अ लॉस। एक तरीके से हम लॉस पे माल बेचते हैं ताकि हम क्या कर सकें, मार्केट में एक्सेस पा सकें और कंपटीशन को एलिमिनेट कर पाएं, मतलब लॉस झेल के हमें मार्केट शेयर पाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद रिवर्स डंपिंग क्या होता है? रिवर्स डंपिंग इज फॉलोड इन द ओवरसीज मार्केट वेयर द डिमांड इज लेस इलास्टिक, सच मार्केट टॉलरेट हायर प्राइस। डंपिंग इज डन बाय मैन्युफैक्चरर्स होम मार्केट बाय सेलिंग लोकली एट अ लोअर प्राइस। बेसिकली लोकली लोअर प्राइस पे बेचना, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल डंपिंग, ठीक है, रिवर्स डंपिंग को बोलते हैं। परसिस्टेंट डंपिंग क्या होती है? ये भी मोस्ट परमानेंट टाइप ऑफ डंपिंग होती है, जिसमें कंसिस्टेंट हम लोअर प्राइस पे ये कि मार्केट में बेचना स्टार्ट करते हैं, और मार्केट देन इन द रेस्ट ऑफ द मार्केट, मतलब बाकी मार्केट में तो हम सही प्राइस पे बेच रहे हैं, लेकिन किसी एक मार्केट पे हम क्या करते हैं, लगातार कम प्राइस पे बेचते हैं। उसके बाद आता है द मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस, जो एक कंपनी को अलाउ करता है कि वो अनदर कंट्रीज में बिजनेस कर पाए, और ऐसी कंट्री जहाँ पे फॉरेन ऑनरशिप को डिस्करेज किया जाता है, यानी कि वो कंट्री ये बोल रही है कि बाहर से कोई बंदा यहाँ आके कोई ऑनरशिप नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, तो उस केस में उस कंट्री में क्या हो सकता है, हम लोग लाइसेंसिंग के थ्रू एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, लाइसेंसिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, द कंपनी जो अपना रिटेल प्रेजेंस इस्टेब्लिश करना चाहती है ओवरसीज मार्केट में कम से कम रिस्क पे, तो लाइसेंसिंग स्ट्रेटजी एक पर्सन एक बिजनेस को अलाउ करती है कि वो जो है एज्यूम कर सके रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। लाइसेंसिंग जो है एक बिजनेस को अलाउ करती है इन द टारगेट नेशन टू यूटिलाइज द लाइसेंसर्स एसेट, कि वो लाइसेंसर के एसेट को यूज़ कर पाए और उसके बदले में उसको फीस रॉयल्टी देनी पड़ती है, वही सब है इसमें। 47 आता है एज पर कैरोल मॉडल। 4 लेवल्स हमें CSR के बताने हैं। तो 4 लेवल है फिलैंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल, याद रखेंगे, फिलैंथ्रोपिक, इकोनॉमिक, लीगल एंड एथिकल, ये हमारे 4 लेवल है। कैरोल मॉडल, एज पर कैरोल मॉडल हमारे CSR के 4 मॉडल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें मैचिंग करना है कि ये थ्योरी में किस किसने दी, तो ये तो अभी हमने पढ़ा भी था, इजी है ये, कुछ नहीं है इसमें। रेमंड वर्नर ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दी थी, हेक्सचर ने ये दी थी, एडम स्मिथ ने ये दी थी, और स्टीफन लिंडर ने कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी दी थी, ठीक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49, करंट अकाउंट से रिलेटेड है ये, द टर्म करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है वो उसके बारे में। तो इसका सही आंसर है BNC, रेमिटेंसेस और बोरिंग और लर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज, ये सारे करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। 50 की अगर हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन, ये तो हमने पढ़ा था शायद, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, एक्सपोर्टिंग करना, फिर लाइसेंसिंग, फिर फ्रेंचाइजिंग, फिर पार्टनरिंग, फिर स्ट्रेटजिंग अलायंस। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।